बच्चों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम है, स्वागत है। मैं ए.के. झा हूं और एक जेआरएस ट्यूटोरियल्स नाम से दुर्गा कुंड में 1994 से कोचिंग चल रही है, जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश का काफ़ी सबसे फेमस कोचिंग है इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का। उसका मैं डायरेक्टर हूं और संस्थापक भी हूं। मैं आपको बच्चों फिजिक्स पढ़ाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि फिजिक्स केवल आप पढ़ें ना, फिजिक्स का जो दैनिक जीवन में अनुभूति होती है, उसको जो महसूस करते हैं, वो फील हम आपको कराएं। मुझे इस बात को बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है और खुशी महसूस हो रही है कि अभी तक मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं था। कहते हैं ना, क्राइसिस से अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तो ये लॉकडाउन का जो क्राइसिस है उसमें एक अपॉर्चुनिटीज आई हैं बच्चों के लिए भी, जो हमसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे जेआरएस से और दूर रहने के कारण इस सुविधा को वो प्राप्त नहीं कर पाते थे, और हम लोगों के लिए भी कि हम आप तक पहुंच जाएंगे। और ये संभव हो पाया है अड्डा 24/7 के कारण, जिसका नाम इंडिया में जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक एंड अदर्स, एसएससी, अदर एग्जाम्स, उसमें सबसे ज्यादा फेमस है और बड़ा ब्रांड के रूप में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आपके पास इतना सुंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म है और चीजें वर्केबल हैं, मतलब आप उसको इजीली बच्चों को पहुंचा सकते हैं दूर दूर तक। और जेआरएस के बारे में कहा जाता है कि इससे अच्छी टीचिंग कहीं होती नहीं है। यदि किसी को सीखना हो, ग्लैमर नहीं देखना हो, सीखना हो, तो जेआरएस से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हम जेआरएस ट्यूटोरियल और अड्डा 24/7 ने मिलके एक नए ब्रांड से जेआरएस एजू डिजिटल लॉन्च किया है, जिसमें पहला हम लोग अभी आपके लिए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का या मोर देन 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो मेडिकल के लिए भी है, नीट के लिए भी है और जेईई मेन के लिए भी है। लेक्चर्स नेचुरली दोनों के डिफरेंट होंगे, ठीक है, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपको फायदा पहुंचे। कोशिश यही रहेगी कि आपको फायदा पहुंचे। मैं ऑनलाइन की क्लासेस बहुत सारे प्लेटफॉर्म को ऑब्जर्व कर रहा था। उसमें मैंने देखा कि बड़ी घबराहट रहती है टीचर्स में कि थोड़े ही टाइम में कितना जल्दी जल्दी पढ़ा दें। मेरी सोच उसकी उलट है। मेरी सोच है, या मेरे साथ जो भी टीचर जुड़े हुए हैं उनका सोच है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको कितना सिखा दें। पढ़ाने से नहीं होता बच्चों, आप क्या सीखते हो ये महत्वपूर्ण है। और आप जो सीखते हो उसमें 40% टीचर का रोल होगा, लेकिन 60% आपका रोल होगा। आपको चीजों को रिवाइज करना होगा। जब भी कहा जाएगा कि वीडियो रोक करके आप इन क्वेश्चन को खुद करिए और आप उसको करोगे, तभी आप सीखोगे। सुनने से नहीं सीखते बेटा, करने से सीखते हैं। तुम देखते हो जो अब बाइसिकल है, बाइसिकल समझ रहे हो, अब कोई क्या करे, बरसों तक केवल बाइसिकल को देखे चलाते हुए, बरसों तक केवल देखे बाइसिकल को चलाते हुए, और सडनली एक बार उस पर चढ़ के चलाना शुरू कर दे, उसका क्या हाल होगा आप जानते होगे। लेकिन वही पर्सन केवल 10 दिन तक लगातार साइकिल के साथ रहे, उसको अपने हाथ से पुश करे, उस पर धीरे धीरे खुद प्रयास करे, उसको चलाए, तो नेचुरली वो सीख जाएगा। तो करके जो सीखना होता है वो आसान होता है, परमानेंट होता है, फिर उसका पुनर्व्यास नहीं करना पड़ता, फिर से उसको रिवाइज नहीं करना पड़ता। यही पढ़ाई में भी है कि जितना हम पढ़ाएं उससे ज्यादा यदि आप मेहनत करोगे, ठीक है, पूरे लगन से पढ़ोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सफलता मिलेगी। कभी कभी समय लग सकता है,
तो जहां तक मैं इस एसोसिएशन के बारे में बता रहा था कि जेआरएस ट्यूटोरियल्स 1994 में दुर्गाकुंड में स्टैब्लिश हुआ था, है ना। आज वो ऑनलाइन सर्विस दे रहा है और ये संभव हो पाया है अड्डा 24/7 के कारण। और हम दोनों लोग मिलके, ये दोनों ग्रुप मिलके जो सबसे अच्छी एजुकेशन होती है, डिस्टेंट एजुकेशन ऑनलाइन के थ्रू, वो हम लोग देंगे, इसका आप विश्वास रखिए। मैं बता दूं कि 1994 में जेआरएस ट्यूटोरियल्स एस्टैब्लिश हुआ था दुर्गाकुंड में, बनारस के दुर्गाकुंड स्थल में। बनारस प्राचीन से ही संस्कृत और शिक्षा की नगरी रही है, लेकिन शिक्षा जो यहां था उसमें ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी, इसकी शिक्षा का पूर्णतया अभाव था। मुझे याद है कि ऑलमोस्ट कोई कोचिंग नहीं थी जो इंजीनियरिंग, मेडिकल के बच्चों को यहां पे तैयारी करा सके। बच्चों को दूर दूर शहर जाना पड़ता था। मैं उस समय आईआईटी बीएचयू में एमटेक करने के बाद पीएचडी कर रहा था। तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं, जो टीचर्स यहाँ फेमस हैं, बच्चे घर घर जाके पढ़ते हैं, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग समय देते हैं, एक मिल के एक संस्था डाला जाए। और एक टीचर, बेस्ट टीचर का जो एसोसिएशन था, वो मिलके 1994 में इसकी स्थापना किया। और स्थापना के प्रथम वर्ष से ही इतनी बड़ी सफलता मिली, और उससे जो उत्साह मिला, उस उत्साह का जो परिणाम है, जो पिछले लगभग 26 वर्षों से वो सारे संस्थापक सदस्य अभी भी दुगुने उत्साह से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों, बहुत सारे टीचर्स जेआरएस में ऐसे हैं जो बहुत सारे टीचर्स के टीचर हैं। जेआरएस के पढ़ाए हुए हजारों टीचर बहुत जगह इंडिया के कोने कोने में जेआरएस में इटसेल्फ शिक्षक का काम कर रहे हैं। डिफरेंट आईआईटी से डिग्री प्राप्त करने के बाद, बीटेक और एमटेक प्राप्त करने के बाद। और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मेरे पढ़ाए बच्चे ही आज हमारे संस्था में मेरे साथ काम कर रहे हैं और हम लोगों से भी अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, तो इससे बड़ी खुशी क्या हो कि अपने सामने ही अपने दूसरे जनरेशन को इस ऊंचाई पे पहुंचते देखते हो। तो इस अनुभूति से, इससे जो एक हमें संतुष्टि मिलती है, हम चाहते हैं कि उस उत्साह को उन बच्चों को भी फायदा मिले जो दूर के हैं। इसी बात को मानते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और ये जो क्रैश कोर्स है, मैं आपको वादा करता हूं, इसमें कॉन्सेप्ट कम से कम क्रश नहीं होगा, आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, समय कम है लेकिन उसमें ज्यादा चीजें कराया जाएगा। थोड़ा लोड आपको लेना होगा, कुछ हो सकता है जितना मैंने वादा किया उससे ज्यादा रिकॉर्डेड क्लास आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने प्रॉमिस लगभग 230 किया है, लेकिन संख्या उससे काफी ज्यादा होगी, उससे ज्यादा हो सकती है। तो ज्यादा यदि मैं आपको दूंगा तो आपको मेहनत करके सीखना होगा। और बच्चों, हमारे साथ सीखो, ठीक है, और जीवन में तुम आगे बढ़ोगे। ये हमारा प्रॉमिस है और हमारा आशीर्वाद भी है। तो मैं बच्चों फिजिक्स शुरू करता हूं, और फिजिक्स की शुरुआत के जो यूनिट डायमेंशंस हैं, काइनेमेटिक्स हैं, ग्राफ हैं, वो हमारे गोपेन सर हैं, वो लेंगे। हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। मैं तुमको आज न्यूटन्स लॉ का कहलाता है पार्टिकल डायनामिक्स, उसकी अनुभूति कराऊंगा, उसको तुमको महसूस कराऊंगा। ठीक है, ये हमारी कोशिश रहेगी। बच्चों, जैसा मैंने बताया कि आज मैं फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, और आपको यहां देखिए लिखा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, या उसको कहते हैं पार्टिकल डायनामिक्स या डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसकी स्टडी हम लोग करेंगे, या हम मोशन ऑफ पार्टिकल का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे बच्चों कि ये पार्टिकल का हमारे लिए मतलब क्या है। तो यहां पार्टिकल का मतलब है पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस, ठीक है, तो कहते हैं जब उस पर फोर्स लगे तो सारे फोर्स कंकरेंट हो जाए, एक ही बिंदु से पास कर जाए। ठीक है, सो वी शैल बी कंसीडरिंग ओनली द मोशन ऑफ पॉइंट मासेस। ठीक है,
लेकिन जो पॉइंट मासेस या पार्टिकल के लिए आप स्टडी करोगे वो अप्लीकेबल हो जाएगा रिजिड बॉडी ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। वो फाइनाइट डायमेंशन जो रिजिड बॉडी है उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, बशर्ते कि उस रिजिड बॉडी के जितने पार्टिकल हैं सब आइडेंटिकल वे में मूव करे, सबका मोशन आइडेंटिकल वे में हो। इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी moves in the same way, in the identical way, then a study of the point masses, ठीक है, जो study of the point masses will be applicable to that। तो उसको भी एक point mass, बॉडी के पास फाइनाइट डायमेंशन है, ठीक है, लेकिन तब भी उसको एक पॉइंट मास लेकर के आप स्टडी कर सकते हो, बशर्ते कि उस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल आइडेंटिकल वे में, सिमिलर वे में मूव करे, ठीक है। सो हम लोग जो स्टडी करेंगे वो एप्लीकेबल होगा आइदर फॉर ए पॉइंट मास और बॉडी, रिजिड बॉडी ऑफ फाइनाइट डायमेंशन हुज ऑल द पार्टिकल्स मूव इन द आइडेंटिकल वे, इन द सेम वे। अब ये जो मोशन ऑफ पार्टिकल है बच्चों, तो मोशन ऑफ पार्टिकल में हम स्टडी क्या करते हैं, हमारा पर्पस क्या होता है? हमारा पर्पस होता है कि t0 पे आपको पार्टिकल का पोजीशन पता है, ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब आप जानते हो कि पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट कितना है, z कोऑर्डिनेट कितना है। सो यू नो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। आप t0 पे पार्टिकल का पोजीशन जानते हो, वो पार्टिकल कहां पे है। फिर आप ये भी जानते हो कि वो पार्टिकल उस इंस्टेंट पे किस वेलोसिटी वेक्टर से मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी वेक्टर से मूव कर रहा है। और ड्यूरिंग द मोशन यू नो द बिहेवियर ऑफ एक्सेलरेशन। यदि हमको दे दिया कि एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट है तो चीजें आसान होंगी एनालाइज करना। मोशन दे दिया कि नहीं एक्सेलरेशन पोजीशन डिपेंडेंट है या टाइम डिपेंडेंट है, तो उसका अपना अलग से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सो यू नो द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, इनिशियल लोकेशन इन द स्पेस, you know the initial velocity vector, you know the acceleration function या behavior of acceleration या acceleration during the subsequent motion। और आपका पर्पस क्या रहता है, आफ्टर t सेकेंड आप पता करना चाहते हो, पर्पस रहता है कि t सेकेंड के बाद आप जानना चाहते हो कि मेरा पार्टिकल किस पोजीशन पे पहुंच गया, x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, z कोऑर्डिनेट कितना हो गया, उस इंस्टेंट पे t सेकेंड पे उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया, y कंपोनेंट क्या हो गया, z कंपोनेंट क्या होगा। यही स्टडी है मोशन ऑफ पार्टिकल में। तो जब एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ इसकी चिंता नहीं करते, इफ यू डू नॉट वरी द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, हाउ द एक्सेलरेशन हैज बीन प्रोड्यूस्ड या एक्सेलरेशन हैज प्रोड्यूस्ड, तो बिना एक्सेलरेशन के कैसे प्रोड्यूस हुआ उस कॉज की बिना चिंता किए जब केवल पोजीशन, वेलोसिटी और डायरेक्ट एक्सेलरेशन की बात करते हो और मोशन का स्टडी करते हो, देन दैट पार्ट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो इस न्यूटन्स लॉ से पहले जो भी चैप्टर है दैट इज द पार्ट ऑफ काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में बच्चों आप पोजीशन की बात करते हो, वेलोसिटी की बात करते हो, डायरेक्टली एक्सेलरेशन की बात करते हो, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ या क्यों प्रोड्यूस हुआ इसकी चिंता नहीं करते। ठीक है, तो तब तक जब तक यहां तक का जो स्टडी है दैट कॉन्स्टिट्यूट द काइनेमैटिक्स। और जब आप इसकी चर्चा करने लगते हो कि एक्सेलरेशन पार्टिकल में प्रोड्यूस कैसे हुआ, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, तो जब कॉज ऑफ एक्सेलरेशन की चर्चा करते हो तो इसका मतलब आप फोर्स की चर्चा करते हो। किसकी चर्चा करते हो बच्चों? फोर्स की चर्चा करते हो। जब आप फोर्स की चर्चा करते हो देन दैट पार्ट इज द डायनामिक्स। इसका मतलब हम लोग अभी काइनेमैटिक्स नहीं कर, काइनेमैटिक्स आपको दूसरे सर कवर करेंगे, हम डायनामिक्स बताने जा रहे हैं, पार्टिकल्स डायनामिक्स बताने जा रहे हैं। मतलब किसकी चर्चा होने जा रही है जोरों से? बोलो, फोर्स की चर्चा होने जा रही है जोरों से। तो इसमें फोर्स ही फोर्स की चर्चा होगी। अब मेरे बच्चे बताओ,
कि कोई पार्टिकल एक्सेलरेट क्यों करता है? गिव मी द आंसर। कोई पार्टिकल आखिर एक्सेलरेट क्यों करता है? कोई पॉइंट मास है, वो पार्टिकल है, आखिर एक्सेलरेट कैसे करता है? तो यूजुअली बच्चों का जवाब होता है क्या एक्ट करने से? फोर्स। आंसर ठीक है, लेकिन थोड़ा और सुंदर हो सकता है। सपोज करो मेरे पास में ये डस्टर है एंड आई एम अप्लाइंग फोर्सेस। ये डस्टर है एंड आई एम अप्लाइंग फोर्सेस। मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। क्या ये इक्विलिब्रियम में है कि एक्सेलरेट कर गया? ये इक्विलिब्रियम में है कि एक्सेलरेट कर गया? मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो केवल फोर्स लगने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन फोर्सेस जब क्या हो जाएं? अनबैलेंस्ड। फोर्सेस क्या हो जाएं मेरे बच्चों? अनबैलेंस्ड। तब अनबैलेंस्ड फोर्स जो है आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन? अनबैलेंस्ड फोर्स। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन? दैट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। सो अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस व्हाट? एक्सेलरेशन। और बेसिकली क्या है कि हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की भी चर्चा करेंगे, सेकेंड लॉ की भी चर्चा करेंगे, थर्ड लॉ की भी चर्चा करेंगे, लेकिन अपने तरीके से करेंगे कि ऐसा आपको लगेगा कि हम चर्चा नहीं कर रहे हैं और आपने सारे लॉ सीख लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम चीजें करेंगे। अब ये बताइए किसी पार्टिकल पे जो अनबैलेंस फोर्स F लगता है तो पार्टिकल क्या अचीव करता है? एक्सेलरेशन। पार्टिकल क्या करता है? एक्सेलरेट होता है। ठीक है, तो उस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ का इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं F इक्वल्स टू ma। तो मान लीजिए वन डायमेंशनल है केसेस, ठीक है, तो आप वेक्टर नहीं भी डालोगे तो F इक्वल्स टू ma हो गया। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, जब F इक्वल टू ma करते हो उसमें ये जो फोर्स F है इसको कौन बैलेंस करता है? बताइए, बोलिए। इस फोर्स F को कौन बैलेंस करता है? केवल मास बैलेंस करता है कि मास इंटू एक्सेलरेशन? इसको कोई बैलेंस नहीं करता। ये m इंटू a का डायमेंशन फोर्स का डायमेंशन है, लेकिन ये कोई फोर्स नहीं है। फोर्स वही होगा जब कोई एजेंट किसी बॉडी पे लगाएगा। सो m इंटू a हैज द डायमेंशन या यूनिट ऑफ फोर्स, बट इट इज नॉट द फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ? कॉज्ड बाय अनबैलेंस्ड फोर्स। तो यदि F अनबैलेंस्ड है तो क्या उसको कोई बैलेंस किया? और यदि बैलेंस कर लेता तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं होता। इसलिए मेरे बच्चों, आप जब कहते हो F इक्वल टू ma, तो F कैसा फोर्स है बच्चों? अनबैलेंस्ड फोर्स है। उस अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण पार्टिकल में क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए जस्ट एक इक्वेशन है। सो F इक्वल टू ma इज जस्ट ए इक्वेशन, is just a equation to find acceleration caused by unbalanced force। तो unbalanced force के कारण जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्वांटिटिवली न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके हम इस इक्वेशन से प्राप्त करते हैं F इक्वल टू ma। तो बेटा बोल, F को कौन बैलेंस किया? कोई नहीं। कैसा फोर्स था? अनबैलेंस। इसीलिए क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन को किस इक्वेशन से निकालोगे? F इक्वल टू ma। Hence F इक्वल टू ma is just a equation to find acceleration caused by unbalanced force F। ठीक है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन हम लोग मोशन में यूज करेंगे, एक्सेलरेशन जो यूज करते हैं काइनेमेटिक्स में, उसको यहां इस इक्वेशन से प्राप्त करते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ सीखेंगे और उसमें हम लोगों को थर्ड लॉ की आवश्यकता होगी और हम लोग फर्स्ट लॉ की भी चर्चा करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ जैसे आप सुने होंगे, कहता है कोई पार्टिकल, कोई बॉडी कंटिन्यूज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कंटिन्यूज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन until
एक्टेड बाय अनबैलेंस फोर्स, एक्टिंग अनटिल एक्टेड बाय बोलो अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो जब तक किसी पार्टिकल पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता उसका रेस्ट का कंडीशन, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी वेक्टर से जा रहा है तो उसी वेलोसिटी वेक्टर से चलता चला जाएगा। तो ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, यहां से बेसिकली इनर्शिया का लॉ है, यहां से हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आया, यहीं से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट आया जो हम आपको लेटर ऑन पढ़ाएंगे। ठीक है, यहीं से इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम का नाम सुने होंगे, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का ही देन है, वहीं से फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ का हम लोग एक यूज कर लेंगे कि बॉडी यदि इक्विलिब्रियम में है तो उस पर जरूर नेट फोर्स क्या होगा बोलो, जीरो है, और यदि नेट फोर्स एक्ट करता तो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट जो है जरूर थोड़ी देर के बाद चेंज कर जाता। इफ इट कंटिन्यूज द स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ द पार्टिकल कंटिन्यूज द स्टेट ऑफ रेस्ट फॉर फाइनाइट टाइम, इट मीन्स देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स। सो इससे हम लोग को इक्विलिब्रियम कंडीशन का कंडीशन निकलता है कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए अनबैलेंस फोर्स वुड बी जीरो, और ये जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। ये अलग बात है कि ये चीज न्यूटन सेकंड लॉ से भी आ जाएगा। F is the unbalanced force equal to mass into acceleration. If unbalanced force is zero, then acceleration is zero. Zero acceleration means if particle is in the rest condition, it will continue to be in the rest. And if it is moving at a particular velocity vector, then it will continue to move with that particular velocity vector. ठीक है, तो अब हम लोग जो है इस स्टैंडर्ड में ये एप्लीकेशन ऑफ F इक्वल्स टू ma पढ़ने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ F इक्वल टू ma पढ़ने जा रहे हैं। तो जब F इक्वल टू ma आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेप होता है मेरे प्यारे बच्चों कि आप उस पार्टिकल को डिफाइन करो जिसका तुम एक्सेलरेशन प्राप्त करना चाहते हो, जिसका तुम मोशन एनालाइज करना चाहते हो। उस बॉडी को डिफाइन करो जिसका एट ए टाइम मोशन का स्टडी करने जा रहे हो। वो जो डिफाइंड बॉडी होगा दैट विल बी योर सिस्टम। तो पहला फर्स्ट स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ सिस्टम एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की जैसी आवश्यकता है वी सेलेक्ट योर सिस्टम, वी सेलेक्ट योर बॉडी। तो पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ सिस्टम एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन। जैसी प्रॉब्लम की आवश्यकता है उसी तरह का हम लोग जो है सो सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। सपोज करो ये सरफेस है, ठीक है, हालांकि स्पेस नहीं है, एनीवे हम आएंगे इस पर बच्चों। तो सिलेक्शन ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो पहला स्टेप, जिस तरह की तुमको आवश्यकता है वैसा बॉडी तुम डिफाइन कर लो। ठीक है, तो आपने बॉडी डिफाइन कर दिया। द रेस्ट इज द सराउंडिंग, रेस्ट इज द सराउंडिंग। तो पहले तुम बॉडी या सिस्टम को डिफाइन करो एज पर द नीड ऑफ द क्वेश्चन, देन यू ट्राई टू आइडेंटिफाई सराउंडिंग्स व्हिच कैन अप्लाई फोर्स ऑन योर सिस्टम, ऑन योर बॉडी। उन सराउंडिंग की पहचान करो जो तुम्हारे सिस्टम या बॉडी पे क्या लगा सकता है फोर्स। So try to identify those surroundings which can apply force on your system or the body. तो आपको उन सिस्टम या की पहचान करनी होगी, ठीक है, जिसका तुम मोशन एनालाइज करने जाते हो, पहला स्टेप। फिर उन सराउंडिंग की पहचान करो जो उस पर फोर्स लगा सकता है। अब फोर्स दो तरीके से लग सकते हैं। जैसे एक होता है डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, जैसे मेरा हाथ इसके कांटेक्ट में आएगा देन आई कैन पुश इट, और मैं इसको पकड़ के आई कैन पुल इट। तो जो पुश और पुल है दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट। तो फोर्स लगते हैं थ्रू डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट। कभी कभी बिना डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट के भी फोर्स लगते हैं। सोचिए कैसे, बिना टच किए भी सराउंडिंग फोर्स लगा देता है। नाउ सी, if I take this particle and release it, it is being accelerated vertically downward.
किधर एक्सलेट किया बताओ? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एयर रेसिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं लेंगे। टेल मी कि जब ये एक्सलेट किया, कोई बॉडी रेस्ट से मोशन करेगा तो जरूर एक्सलेट करेगा, नहीं तो संभव ही नहीं है। ठीक है, कोई रेस्ट में है और एक्सलेशन एग्जिस्ट ना करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो मेरे बच्चे, ये पार्टिकल एक्सलेट किया वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मतलब कोई ना कोई एजेंट इस पे फोर्स लगाया वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या बता सकते हो कि इस पार्टिकल पे किस एजेंट ने फोर्स लगाया? मेरे हाथ से कांटेक्ट छूट गया तो मेरा हाथ फोर्स नहीं लगाएगा, तो आखिर इस पार्टिकल पे कौन एक्सटर्नल एजेंट लगाया फोर्स जिससे ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ? दैट इज द अर्थ। तो क्या अर्थ उस पार्टिकल के थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में आ गया था? बिल्कुल नहीं। तो क्या जादू से फोर्स लगा दिया? एकदम नहीं। तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि अर्थ अपने सराउंडिंग रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड देता है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के कांटेक्ट में यदि कोई पार्टिकल आ गया तो उससे उस पे वो फोर्स लगा देता है। ऐसे को कहते हैं फील्ड कांटेक्ट। आप अपने जीवन में अनुभव किए होंगे, मैग्नेट को दूर से ही अट्रैक्ट या रिपेल करता है, या मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, जो है सो अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है दूर से ही। तो वहां भी एक फील्ड इन्वॉल्व है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। किसी चार्ज पार्टिकल को दूर से ही अट्रैक्ट या रिपेल करता है, वहां एक दूसरा फील्ड इन्वॉल्व है, नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हुआ कि बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के भी सराउंडिंग किसी सिस्टम या बॉडी पे फोर्स लगा सकता है। ठीक है, तो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के थ्रू पार्टिकल पे फोर्स लगा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी सिस्टम पे दो ही तरीके से फोर्स एक्ट कर सकता है। कब? या तो सराउंडिंग उसको पुश या पुल करे, या प्रॉपर नेचर का फील्ड के थ्रू इंटरैक्ट करे, फोर्स लगाए। So a surrounding can apply force on a body or system either through the direct body contact or through the field contact. इन दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है, none of the condition exists, then such surroundings cannot apply force on your body. Be sure. सुनिश्चित हो जाओ, ऐसे सराउंडिंग तेरे सिस्टम पे फोर्स नहीं लगा सकता जो उसके डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट में या फील्ड प्रॉपर नेचर के फील्ड कांटेक्ट में ना हो। तो आपने सराउंडिंग की पहचान कर लिया। अब क्या करो जो तेरे सिस्टम पे फोर्स अप्लाई कर सकता है। अब उन सारे सराउंडिंग के द्वारा, एक्सटर्नल सराउंडिंग के द्वारा अपने सिस्टम पे क्या दिखाओ? फोर्स। अपने सिस्टम पे क्या दिखाओ? फोर्स। उन सारे एक्सटर्नल सराउंडिंग के द्वारा अपने सिस्टम पे फोर्स दिखाओ। अब जब सारे एक्सटर्नल सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पे फोर्स दिखा दोगे तो कहते हैं कि हमने उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। क्या बना लिया भाई? फ्री बॉडी डायग्राम। और जब एक बार फ्री बॉडी डायग्राम जब एक बार फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लोगे, देन वी शैल बी अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वेक्टर फॉर्म में है। यदि इसको कंपोनेंट फॉर्म में कहेंगे तो कहेंगे अनबैलेंस फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड अलोंग वाई डायरेक्शन, इन सिमिलरली इन अलोंग द जेड डायरेक्शन। In the vector form, one equation is sufficient कि unbalanced external force is equal to the mass is equal to the product of mass and the acceleration vector produced. ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं, सपोज करो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि सिलेक्शन ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। तो ये मैं आई होप आपको दिख रहा होगा, दोनों डस्टर हैं और ये ऑलमोस्ट स्मूथ सरफेस है। आइडियली कोई सरफेस स्मूथ नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकली इसको हमने स्मूथ मान लिया। सो नथिंग लाइक फ्रिक्शन, ठीक है, नथिंग लाइक फ्रिक्शन। अब ये दोनों डस्टर है और ऐसे मैंने रखा और फिर डस्टर को डस्टर से पुश किया। ये डस्टर है और ये डस्टर है, मैंने पीछे वाले डस्टर को धक्का दिया, पुश किया, तो दोनों डस्टर साथ साथ किसी पर्टिकुलर कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। आई रिपीट, तो मैंने क्या किया कि पीछे वाले डस्टर को धक्का दिया, पुश किया
और दोनों डस्टर साथ साथ एक पर्टिकुलर कॉमन एक्सलेशन से आगे जा रहा है, और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ड्यूरिंग द एक्सलेटेड मोशन पीछे वाला डस्टर आगे वाले डस्टर पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय रियर मतलब पीछे, रियर डस्टर ऑन द फ्रंट डस्टर ड्यूरिंग द एक्सलेटेड मोशन। या मैं उसको हिंदी अंग्रेजी मिला के कहता हूं कि ये बताइए कि जब आप एक्सलेट कर रहा था सिस्टम, तो बताइए पीछे वाला डस्टर ने आगे वाले डस्टर पे कितना फोर्स अप्लाई किया। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, किस पे फोर्स चाहिए तुमको, आगे वाले डस्टर पे चाहिए कि पीछे वाले डस्टर पे? बोलो किस पे चाहिए? आगे वाले डस्टर पे चाहिए, अप्लाइड बाय पीछे वाला डस्टर। तो जिस पे फोर्स चाहिए दैट बिकम्स योर सिस्टम, दैट बिकम्स योर सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, आई होप इट विल बी विजिबल। तो ऐसे इज विजिबल। तो ये हमारा दो डस्टर था, सरफेस आइडियली स्मूथ है, थोड़ा डायमेंशन अलग अलग कर दें, एक घिस चुका है और एक नया है। अब इसका नाम ए और बी कर दें तो आगे पीछे वाला हमको बोलना नहीं पड़ेगा। इनके मासेस हमें पता है M1 M2, और मैंने इसको धक्का दिया से विथ फोर्स F। तो कुछ रिक्वायर्ड डाटा हमको मालूम है, M1 मालूम है, M2 मालूम है, F मालूम है, और हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय डस्टर ए ऑन द डस्टर बी। डस्टर ए के द्वारा डस्टर बी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, यह हमसे पूछा जा रहा है बच्चों। तो मैं आपको बताऊं, जिस डस्टर पे आपको फोर्स चाहिए दैट बिकम्स योर सिस्टम। तो मेरे बच्चे बताओ, व्हाट इज योर सिस्टम? तो डस्टर बी इज द सिस्टम, जो बी वाला है वो हमारा सिस्टम है। अब मेरे बच्चों, उन सराउंडिंग की पहचान करो जो इस सिस्टम पे फोर्स लगा सकता है। एक ऐसा सराउंडिंग बताओ जो फील्ड कांटेक्ट के थ्रू फोर्स लगाएगा। एक ऐसा सराउंडिंग बताओ जो फील्ड कांटेक्ट के थ्रू फोर्स लगाएगा। पहचान पाए? अर्थ। तो अर्थ इसको पुल करेगा कितने से? m इंटू जी। तो नेचुरली ये जो है डाउनवर्ड एक्सेलरेट होना चाहेगा, बट देयर इज ए फिजिकल बैरियर, देयर इज अ सरफेस। तो ये सरफेस इसको मूव नहीं करने देगा वर्टिकली, परमानेंटली रेस्ट में रखेगा वर्टिकली। इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स न्यूटन फर्स्ट लॉ से जरूर इसको क्या किया? बैलेंस किया। Who will apply that force? That is the surface through the physical contact, direct body contact. तो डायरेक्ट बॉडी M1 है, M1G है, ये M2G है। तो डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट के कारण ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इसको पुश किया कितने से? लेटर से N2 से, लेटर से N2 से। सरफेस स्मूथ है, तो स्मूथ सरफेस केवल अपने प्लेन के परपेंडिकुलर ही फोर्स लगा सकता है किसी सराउंडिंग पे, अपने प्लेन के पैरेलल फोर्स नहीं लगा सकता। ठीक है, यदि सरफेस स्मूथ है तो। क्या बी का किसी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है? क्या बी के साथ बी का किसी के साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट है? तो बी का किसी के साथ डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। है? हाँ है। बोलो किसके साथ? ए के साथ। तो ए वाला बी को क्या करेगा? धक्का देगा, पुश करेगा। लेट अस से दैट फोर्स इज F1। लेट अस से दैट फोर्स इज F1। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, ये F1 किसने अप्लाई किया? डस्टर ए ने। किस पे? डस्टर बी पे। और कोई सराउंडिंग है जो डस्टर बी पे फोर्स लगा सकता है? आइदर थ्रू द डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट और थ्रू द फील्ड कांटेक्ट।
दो ही तरीके से ऐसे सराउंडिंग फोर्स लगा सकते हैं। तो बताओ, ऐसा अब कोई सराउंडिंग नहीं है जो इस सिस्टम पे फोर्स लगा सकता है। तो ये इसका क्या कंप्लीट हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से देयर इज वर्टिकल इक्विलिब्रियम। और इस फ्री बॉडी डायग्राम से एक तकलीफ है। तकलीफ यह है कि जो आप पर्सन धक्का दे रहा है ए को, पुश कर रहा है, और फिजिक्स का आदमी ना हो, साधारण पर्सन हो, तो वो इमोशनली हर्ट हो जाएगा, उसको भावनात्मक ठेस पहुंचेगा। मेरे बच्चे, वो सोचेगा कि मैं धक्का नहीं देता तो क्या बी और ए दोनों आगे जाते, आगे एक्सलेट होते, क्या बी आगे एक्सलेट होते यदि मैं ए को धक्का नहीं देता? तो स्वाभाविक नहीं एक्सलेट होते। तो फिर कहेगा कि जब मेरे ही कारण सब कुछ हो रहा है, ये बी एक्सलेट हो रहा है, तो जो आप बी का क्या बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो आप मेरी चर्चा क्यों नहीं किए? ये तो अन्याय है। मेरे ही कारण सब हुआ, बी जो बेचारा एक्सलेट किया मेरे ही कारण, और जब बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बैठे हो तो पता नहीं क्या कर दिए कि मेरी तो चर्चा ही नहीं हुई कहीं, जिसने एफ लगाया, और बेचारा दुखी हो जाएगा। और स्वाभाविक है दुखी होना, लेकिन उसको दुखी होने दो, कुछ कर नहीं सकते। केवल वही सराउंडिंग फोर्स लगा सकते हैं किसी सिस्टम पे जो या तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या बोलो फील्ड कांटेक्ट में। और जब तक डायरेक्ट या फील्ड कांटेक्ट नहीं है तो ऐसे सराउंडिंग बोलो फोर्स नहीं लगा सकता। यहां जो कहते इमोशनली हर्ट हो गए, है ना, दिल पे ले लिए, दिल पे फोर्स लग गया, बल लग गया, तो ये यहां नहीं चलेगा, वो कोई और फील्ड होता होगा। तो मेरे बच्चे, अपने फिजिक्स में केवल वही सराउंडिंग फोर्स लगा सकता है किसी सिस्टम पे जो या तो डायरेक्टली टच करे या तो प्रॉपर नेचर का फील्ड दे, और ये दोनों कंडीशन नहीं है तो ऐसा सराउंडिंग कभी सिस्टम पे फोर्स नहीं लगा सकता। इसका मतलब इसका ये क्या कंप्लीट हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा मेरे बच्चे बताओ कि ये जो फोर्स धक्का दे रहा था ए को, उसको बहुत दुखी होने का जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। जब ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा मेरे बच्चों? डस्टर ए का। तो उसकी भी चर्चा होगी, किसकी? जिसने ए को धक्का दिया है, जिसके कारण दोनों साथ साथ कॉमन एक्सेलरेशन से आगे जा रहे हैं। तो क्या तुम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हो? क्या तुम ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हो? मैं नहीं चाहता। अभी थोड़ा इंतजार करो, ठीक है। पहले तो हल्का सा तुमको न्यूटन्स थर्ड लॉ सिखाते हैं, अब तो फिर हम इसी में इसको मिटा नहीं रहे हैं, हम वापस आएंगे इसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूटन्स थर्ड लॉ सीखते हैं मेरे बच्चे साथ साथ, है ना। अभी तक आप न्यूटन्स थर्ड लॉ याद करते थे, आज न्यूटन्स थर्ड लॉ सीखेंगे। सपोज करो कोई बॉडी ले लो, इस तरह का कोई स्फीयर ले लो, मेटल का ही स्फीयर ले लो, और हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और उस पर दो ब्रिक ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, ब्रिक ले लीजिए, या कोई और सपोर्ट लीजिए, और उस सपोर्ट पे इसको टिका दीजिए। सो दिस इज सपोर्ट फर्स्ट एंड सपोर्ट सेकेंड। और ये पीस ऑफ आयरन है, लोहे का गोला है, हैवी है, ठीक है। और इन दोनों की मदद से, इस सपोर्ट की मदद से ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में होगा तो जरूर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। कौन बोलता है ये? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। नेचुरली ये बात सेकंड लॉ से भी आ जाता है। सेकंड लॉ बेसिक है, इससे फर्स्ट भी आ जाएगा और थर्ड भी आ जाएगा। सोचना थर्ड कैसे आएगा, पढ़ लेना। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वेदर दिस इज विजिबल और नॉट। तो यदि ये विजिबल है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, आई होप। तो लेट मी मेक हियर, थोड़ा सा घुमा भी सकते हैं आप। तो देखो ये जो मेरा पत्थर है या लोहे का गोला है, आयरन का स्फीयर है,
इसी को मैं सिस्टम ले लेता हूं, इसी को मैं सिस्टम ले रहा हूं, इसी को मैं सिस्टम ले रहा हूं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूं बच्चों। तो इसको मैं सिस्टम लूं तो मुझे एक ऐसा सराउंडिंग बेटा बताओ जो डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट के कारण फोर्स लगाएगा। आई होप इट इज विजिबल। तो एक ऐसा सराउंडिंग बताओ जो फील्ड कांटेक्ट के थ्रू फोर्स लगाएगा। पहले उसी को ले लेते हैं जो फील्ड कांटेक्ट के थ्रू फोर्स लगाए। बताओ कौन सा एजेंट फील्ड कांटेक्ट के थ्रू फोर्स लगाएगा? नेचुरली आपका आंसर होगा अर्थ। तो ये जो अर्थ है इस स्फीयर को ऐसे पुल करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड विद व्हाट फोर्स? mg। हियर m इज द मास ऑफ सिस्टम। अब ये बताओ किस कांटेक्ट के थ्रू फोर्स है? फील्ड कांटेक्ट, नॉट डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट। अर्थ थोड़ी नहीं से कांटेक्ट में आया था। अब सुनो मेरे बच्चे कहानी न्यूटन्स थर्ड लॉ का। सी ये mg किसने अप्लाई किया? अर्थ ने। किस पे? सिस्टम पे। कितना? mg किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि सिस्टम भी क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। किस पे? अर्थ पे। कितना? mg किधर? वर्टिकली अपवर्ड। आई रिपीट बेटा, मैं रिपीट करता हूं, ठीक है बच्चे? बताओ ये mg किसने अप्लाई किया? अर्थ ने। किस पे? सिस्टम पे। कितना? mg किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ सिस्टम भी क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। किस पे? अर्थ पे। कितना? mg किधर? अपवर्ड। आर दे एक्शन रिएक्शन पेयर? आर दे एक्शन रिएक्शन पेयर? क्या ये क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल है? हिंदी में बोले हैं। आर दे एक्शन रिएक्शन पेयर? यस। Are they equal in magnitude? Yes. Do they act, sorry, are they equal in magnitude? Yes. Opposite in direction? Yes. Do they act on same body or different body? Different body. This is my system, this is a surrounding. So, इसको सिस्टम का हिस्सा नहीं लिए, then this is the surrounding, therefore this is not a part of this body. ठीक है? ये अर्थ इसका हिस्सा नहीं है, तो अर्थ इसका हिस्सा नहीं है तो अर्थ सराउंडिंग है। तो दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है, सुनिएगा, कि एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, and they act on the same body or different body? Different body. हिंदी में कहते हैं, घबराना मत, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत और अलग अलग पिंडों पे लगते हैं। सो एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड दे एक्ट ऑन सेम बॉडी और डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडी। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस। मैं पूछूं मेरे बच्चे कि बताओ इन दोनों में कौन एक्शन और कौन रिएक्शन है? मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में बताइए बेटा कि कौन एक्शन और कौन रिएक्शन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कौन एक्शन कौन रिएक्शन है। आप केवल ये कह सकते हैं कि दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। आप केवल ये कह सकते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। हाँ, मैं पूछ दूं बेटा कि ये एक्शन है और पूछूं कि बताओ इसका रिएक्शन पहचानो, तो तुम इसको पहचानोगे एज ए रिएक्शन एक्टिंग ऑन द अर्थ इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। और यदि मैं बोल दूं कि दिस इज एक्शन, देन हम कहेंगे यू आइडेंटिफाई द रिएक्शन। तो कहोगे ये वाला mg जो सिस्टम पे लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, वो है रिएक्शन। इसका मतलब इस एक्शन रिएक्शन पेयर में कोई भी एक पर्टिकुलर फोर्स एक्शन हो सकता है और दूसरा फोर्स क्या हो सकता है? बोलो, रिएक्शन। लेकिन मैं एक फिक्स कर दूंगा कि ये एक्शन है, तो दूसरा अपने आप फिक्स हो जाएगा कि कौन सा रिएक्शन है। तो फिर से सुनते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। बोलो बच्चे, ये mg किसने अप्लाई किया? अर्थ ने। किस पे? सिस्टम पे। कितना? mg किधर? डाउनवर्ड। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से सिस्टम भी क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। किस पे? अर्थ पे। कितना? mg किधर? अपवर्ड। आर दे इक्वल इन मैग्नीट्यूड?
Yes. Opposite in direction? Yes. Do they act on same body or different body? They act on different body. ठीक है? If they act on different body, then will they cancel each other? यदि अलग अलग बॉडी मानते हो, अर्थ को अलग लेते हो, सिस्टम को अलग लेते हो, will they cancel each other? No. लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, तो यदि हम अपना डेफिनेशन ऐसा कर लें कि अर्थ को भी सिस्टम का हिस्सा ले लें, उस स्फीयर का ही हिस्सा ले लें, स्फीयर के परिवार में उसको ले लें, उसी के फैमिली का पार्ट मान लें, तो यदि फैमिली के पार्ट जो होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स तो लगा सकते हैं, लेकिन वो फोर्स कैंसिल हो जाता है और केवल वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर पाता है जो फैमिली का मेंबर ना हो, बाहर ही सदस्य हो। फैमिली मेंबर एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्सेस से एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस होगा। इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज गेट कैंसिल्ड, दैट कैन नेवर प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। इट इज द ओनली अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स व्हिच कैन प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। आपको एग्जांपल बताता हूं बच्चों कि इंटरनल फोर्सेस ऑलवेज गेट कैंसिल्ड, दैट कैन नेवर प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन। जैसे बस में आप बैठे हो और ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा है और आपको लेट हो रहा है, तो आप दोस्तों के साथ बैठे हो तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको मैसेज किया कि सीट पे ही बैठ के लेट अस पुश द फ्रंट सीट। ठीक है, हम लोग क्या करें, ये ड्राइवर कुछ कर नहीं रहा है तो थोड़ा अपने से प्रयास किया जाए, जीवन में खुद से प्रयास करना चाहिए। तो क्या किए, सारे लोग अपने अपने सीट के जो आगे वाला सीट था उसको आगे की तरफ धक्का दिए। अब उसी में बैठ के यदि आप उसको सीट को धक्का दोगे आगे, विल द बस एक्सेलरेट? Will the bus move? No, because they are the part of the system, part of the bus. So internal forces always get cancelled. उसके कारण बॉडी एक्सेलरेट नहीं हो पाता। और यदि सब लोग नीचे उतर के धक्का दें, then there is a possibility that the bus will accelerate. Why I am saying only the possibility? Because other resisting forces may occur. कुछ ऐसे फोर्स होंगे जो उसके मोशन को रोकेगा। तो जब उस फोर्स से एक्सीड करा दोगे, then the bus will accelerate. You know that force, what is that? That is the friction. तो मैं कह रहा था बच्चों कि इंटरनल फोर्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, उससे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। मैंने एक एग्जांपल दिया। ठीक है, अब यहां पे यदि इनको अलग अलग बॉडी कंसीडर करते हो तो ये कभी कैंसिल नहीं कर सकते। हाँ, दोनों मिला के एक फैमिली, सिंगल फैमिली का मेंबर ले लोगे, देन दिस गेट कैंसिल्ड। तो मैंने इसको अलग अलग सदस्य लिया है, अलग अलग परिवार के सदस्य हैं, अलग अलग देश के लोग हैं, ऐसे मान लो। तो ऐसे में बच्चों ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं करेंगे। सवाल उठता है ये कि यदि ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं करेंगे तो ये वाला mg किस पे एक्ट किया है? मेरे बच्चे बताओ, ये वाला mg किस पे एक्ट किया है? बोलो यार, अर्थ पे। तो इस mg कारण ये अर्थ किधर एक्सेलरेट कर जाएगा? आपका जवाब है ऊपर। मैं बोलूंगा कि जरूरी नहीं है। तो आपसे पूछूंगा कि बताओ जरूरी क्यों नहीं है, तो आपको यूजुअली आंसर होता है कि अर्थ इज वेरी मैसिव। आंसर सही है, ठीक है, थोड़ा और सुंदर हो सकता है ये। मास बहुत मास है, बहुत मैसिव है यार, थ्योरेटिकली कुछ तो एक्सेलरेशन होगा। इसका करेक्ट आंसर ये होगा, क्या अर्थ पे यही एक एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे कि अर्थ के भी और सराउंडिंग्स होंगे? अर्थ पे क्या यही एक एक्सटर्नल फोर्स होंगे कि अर्थ पे और भी सराउंडिंग होंगे? तो जब तक उन अर्थ के सारे सराउंडिंग के द्वारा अर्थ पे फोर्स नहीं दिखा लेते, तब तक तुम क्या अर्थ के मोशन को डिसाइड कर पाओगे? तो किसी बॉडी का मोशन तभी डिसाइड होगा जब उसके सारे सराउंडिंग जो उस पे फोर्स लगा सकते हैं उसको आपने दिखा लिया, और कोई भी सराउंडिंग का फोर्स छूट गया एक्टिंग ऑन योर बॉडी, then that will give the incorrect acceleration or the idea of the motion of that body. ठीक है, तो किसी बॉडी का परफेक्ट आइडिया ऑफ मोशन तभी मिलेगा जब सारे सराउंडिंग के द्वारा, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, मैं पूछता हूं बच्चों को कि अर्थ के भी क्या होंगे, तो बोलते हैं सराउंडिंग, और सराउंडिंग उस पर क्या लगा सकते हैं? फोर्स। ठीक है, तो उस फोर्स, जब तक
उन सराउंडिंग का फोर्स। तो मैंने पूछा कि अर्थ के भी बहुत सारे सराउंडिंग होंगे, और जब तक उन सारे सराउंडिंग के द्वारा अर्थ पे फोर्स नहीं दिखा लेते तब तक वो अर्थ के मोशन का स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुमने क्या अर्थ के सारे सराउंडिंग की पहचान कर लिया, तो उसके मोशन के बारे में नहीं कर सकते कि ये इधर एक्सीलरेट कर जाएगा। ऐसा हो सकता है कि बाकी फोर्स इसको बैलेंस कर दे या किसी और डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर दे। मेरे बच्चे बताओ, क्या तुम अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बैठे हो कि स्फीयर का, कि सिस्टम का? बताओ, सिस्टम का। तो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बैठे हो उसकी चिंता करो, बाकी की चिंता मत करो। अर्थ को जो होना है वो होगा, उसकी चिंता नहीं करते। ठीक है, तो अर्थ की चिंता नहीं करते, हम अपने सिस्टम की चिंता करते हैं। हम अपने सिस्टम की चिंता करते हैं, तो सिस्टम पे यही वाला mg एक्ट किया है। अब देखो, दो डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट है, सपोर्ट फर्स्ट एंड सपोर्ट सेकेंड। आई होप इट इज विजिबल है। तो यहां डायरेक्ट कांटेक्ट है रे, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण ये सपोर्ट फर्स्ट इस सिस्टम को पुश करेगा किस फोर्स से? F1। किस फोर्स से बोलो? F1। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये फोर्स F1 किसने अप्लाई किया? ये फोर्स F1 किसने अप्लाई किया? सपोर्ट नंबर फर्स्ट ने, ड्यू टू डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट। अब है क्या कि ये है सटा हुआ, कांटेक्ट में है, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते समय हम यूजुअली सराउंडिंग और सिस्टम को अलग अलग दिखा लेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा कि एक्शन रिएक्शन के फोर्सेस स्पष्ट रूप से, एक्सप्लिसिट वे से दिखाई देगा। यदि सटा हुआ ही रखेंगे तो इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फोर्स किस पे एक्ट कर रहा है। दोनों फोर्स दोनों पे दिखाई देगा आपको। तो टू मेक इट वेरी क्लियर व्हिच फोर्स इज एक्टिंग ऑन व्हिच बॉडी, वेदर योर सिस्टम और सराउंडिंग, हम लोग इसको हटा के दिखा रहे हैं। तो हटा हुआ केवल डायग्राम में है, जस्ट टू ऑब्जर्व द फोर्सेज इन द एक्चुअल कंडीशन। इट इज इन कॉन्टैक्ट एंड अप्लाइंग द फोर्स ऑन योर सिस्टम। और फोर्स नहीं लगाता तो फिर हमारे उससे कोई मतलब ही नहीं था, वो हमारे डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं होता। तो मेरे बच्चों, तो ये जो हटा हुआ दिखाया है जस्ट टू शो द रिएक्शन पेयर। तो फिर से कहानी सुनो मेरे बेटे। ये F1 किसने अप्लाई किया? सपोर्ट नंबर फर्स्ट ने। किस पे? सिस्टम पे। कितना? F1। तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ सिस्टम भी क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। किस पे? सपोर्ट नंबर फर्स्ट पे। कितना? F1। और जस्ट अपोजिट लगाएगा। अब मैं कह दूं ये एक्शन, तो तुम इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे रिएक्शन। मैं बोलूंगा ये एक्शन, तो इसको तुम क्या बोलोगे मेरे बच्चे? रिएक्शन। अब मैं पूछ दूं कि बता कौन एक्शन कौन रिएक्शन, तो तुम ये नहीं कह सकते, केवल ये कह सकते हो कि दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, फिर से सुनते हैं। ये F1 किसने अप्लाई किया? सपोर्ट नंबर फर्स्ट ने। किस पे? सिस्टम पे। कितना? F1। तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ सिस्टम भी क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। किस पे? सपोर्ट नंबर फर्स्ट पे। कितना? F1। और जस्ट अपोजिट। सो आर दे एक्शन रिएक्शन पेयर? आर दे एक्शन रिएक्शन पेयर? यस। आर दे इक्वल इन मैग्नीट्यूड? ऑपोजिट इन डायरेक्शन? So do they act on same body or different body? They are acting on different body. Hence will they cancel each other? और कैंसिल नहीं करेगा मेरे बच्चों, तो इस F1 के कारण ये सपोर्ट फर्स्ट तो इधर एक्सीलरेट कर जाएगा रे, ये सपोर्ट तो इधर एक्सीलरेट कर जाएगा मेरे बच्चे। तो आप कहोगे जरूरी नहीं है, ये पत्थर जो है, जो ब्रिक था, वो किसी और सरफेस पे रखा होगा, वो रफ रहा होगा और फ्रिक्शन इसको एक्सीलरेट होने से बचा लिया होगा। तो यहां ऐसा क्यों लगता है कि इस F1 के कारण इधर एक्सीलरेट कर जाएगा? क्योंकि आपने सपोर्ट फर्स्ट के सारे सराउंडिंग के द्वारा क्या नहीं दिखाया? फोर्स। तो जब तक सारे सराउंडिंग के द्वारा फोर्स नहीं दिखा लोगे और तब यदि तुम मोशन कैलकुलेट कर लोगे तो गलत आ जाएगा। क्या तुम सपोर्ट नंबर फर्स्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल नहीं। तो इसकी चिंता छोड़ो यार, इसकी चिंता छोड़ो, इसकी चिंता छोड़ो।
एक और सराउंडिंग है डायरेक्ट कांटेक्ट में जो मेरे सिस्टम पे क्या अप्लाई कर सकता है, फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू फोर्स, वो है सपोर्ट नंबर सेकंड। तो सपोर्ट नंबर सेकंड ड्यूरिंग द कांटेक्ट से इसको पुश करता है F2 से। तो मेरे बच्चे बताओ ये F2 किसने अप्लाई किया, सपोर्ट नंबर सेकंड ने। किस पे, सिस्टम पे। कितना, F2। तो सिस्टम भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। सिस्टम भी क्या करेगा मेरे बच्चों, फोर्स लगाएगा। किस पे, सपोर्ट नंबर सेकंड पे। सपोर्ट नंबर सेकंड पे कितना, F2। और जस्ट अपोजिट एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो न्यूटन थर्ड लॉ से बताओ, आर दे एक्शन रिएक्शन पेयर? यस। कैन यू से डेफिनेटली व्हिच इज एक्शन, व्हिच इज रिएक्शन? नो, वी कैन ओनली से they are action reaction pair. So are they action reaction pair? Yes. Equal in magnitude, opposite in direction. Do they act on same body or different body? So if they act on different body, then will they cancel each other? Will they cancel each other? No. एक ही बॉडी पे एक्ट करता तो कैंसिल हो जाता। इसको भी परिवार का सदस्य मान लेते, सिस्टम का सदस्य मान लेते, तो ये कैंसिल कर जाता, तब इंटरनल फोर्सेज होते। लेकिन यदि ये सराउंडिंग है और ये सिस्टम है तो ये आपस में कैंसिल नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये आपस में कैंसिल नहीं किया तो इस F2 के कारण ये सपोर्ट नंबर 2 इसेंशियली इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर जाएगा कि नहीं, बोलो? जरूरी नहीं है, क्योंकि सपोर्ट नंबर 2 के भी सराउंडिंग है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है। वो सरफेस बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन एंड अदर कॉन्टैक्ट, ठीक है, उस पर क्या लगा सकता है, फोर्स। और जब तक इसका कंप्लीट फ्यूआई डायग्राम नहीं बनाओगे, सपोर्ट 2 के बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो क्या तुम इसका फ्यूआई डायग्राम बनाने बैठे हो? नहीं, तो इसकी चिंता छोड़ो। अब मेरे बच्चे, इसका फ्यूआई डायग्राम बन गया और इसमें रिक्वायर्ड डाटा दिया रहेगा। जैसे F1 F2 का ये एंगल दे दे, ये एंगल दे दे, कोई ये एंगल दे दे, तो आप देखोगे आने वाले समय में हम F1 F2 निकाल लेंगे। F1 F2 निकाल लेंगे यदि ये दोनों एंगल दे दे कोई, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इसका फ्यूआई डायग्राम कैसे बना इसकी चिंता करते हैं। अब क्या करो, हमको थोड़ा एक्शन रिएक्शन पेयर में भी इंटरेस्ट है, तो मैं फिर से डायग्राम बना दे रहा हूं और तुम लोग इसको उतार लो। ये अर्थ है, ऐसे mg एक्ट किया, और मेरे बच्चे इसको लिखो ऐसे कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। फिर यहां भी दिखा लो, आई होप इट इज विजिबल। तो सपोर्ट फर्स्ट है, तो इसको ऐसे पुश किया F1 से, तो ये दोनों मिलके आपस में क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। यहां जगह नहीं है, खाली लिख देते हैं ARP, पेयर लिख देते हैं, कोई बात। और इसको हम हटा लें, तो यहां सपोर्ट नंबर 2 था, सेकंड था, तो ये F2 यदि इस पे ऐसे लगा तो सिस्टम भी इस पे ऐसे F2 लगाएगा। इक्वल और बोलो अपोजिट, थोड़ा अपोजिट लग नहीं रहा लेकिन है। तो ये भी आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो वीडियो रोक के इसको उतार लो, वीडियो रोक दीजिए, इसको उतार लीजिए। तो मेरे बच्चे वीडियो रोक के इसको उतार लिए। अब हम जो है वापस यहां आते हैं और इसको उतार लिए, तो हम इसको मिटाते हैं, वापस यहां आते हैं और ए का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो पहले ए को सिस्टम लो, ए को सिस्टम लो, और सारे सराउंडिंग की पहचान करो जो उस पर फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ कि एक ऐसा सराउंडिंग बताओ जो फील्ड कॉन्टैक्ट के थ्रू फोर्स लगाएगा। टेल मी बेटा, अर्थ कितना लगाएगा, m1g, ठीक है। अब इसके कारण ये नीचे एक्सीलरेट करना चाहेगा, देन देयर इज ए फिजिकल बैरियर, देयर इज ए सरफेस। उस सरफेस या फिजिकल बैरियर के कारण ये सरफेस जो है, ये सरफेस इसको पुश करेगा लेट अस से n1 से, और वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है तो n1 जरूर m1g के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में। और ये F याद रखो, जो फोर्स
जिस बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा एज एक्सटर्नल फोर्स उसी पे एक्ट करेगा, किसी दूसरे पे एक्ट नहीं करेगा। तो जितने भी कांटेक्ट फोर्स होते हैं केवल उसी बॉडी पे एक्ट करते हैं जिसके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बाकी पे इमोशनली उसको ऐसा कोई फोर्स नहीं लगाता। तो ये जो F है, ये वाला F जो मैंने लगाया है वो केवल डस्टर A पे लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। तो ये F जो है, जो मैंने पुश किया है इसको कितने से, F से, वो केवल A के कांटेक्ट में है तो केवल A पे लगेगा, B पे नहीं लगेगा। तो क्या ये वाला F B पे लगेगा? बिल्कुल नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि मेरा हाथ इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, न ही मेरा हाथ कोई प्रॉपर नेचर का फील्ड दे रहा है जो उस पर फोर्स लगा दे अप्रिसिएबली। तो ऐसे में बच्चों F केवल A के कांटेक्ट में है, मेरा हाथ केवल A के कांटेक्ट में है, तो मैं केवल A पे फोर्स लगाऊंगा, B पे नहीं लगाऊंगा, चाहे तुम कितना भी जिद क्यों ना कर लो। तो ये F तो दिखा दिए। क्या A का किसी और के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है जिसके कारण तुमने फोर्सेस नहीं दिखाया है? यस। देखो सुनो, B के साथ इसका डायरेक्ट कांटेक्ट है A का। तो कहानी सुनो, ये F किसने अप्लाई किया? ये F1 किसने अप्लाई किया? डस्टर A ने। किस पे? B पे। कितना? F1 किधर? आगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि डस्टर B भी क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। डस्टर B भी क्या करेगा बेटा? फोर्स लगाएगा। किस पे? डस्टर A पे। कितना? F1 किधर? जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट लगा देगा। इसका मतलब ये क्या कंप्लीट हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम। अब कोई सराउंडिंग या डायरेक्ट या फील्ड कांटेक्ट थ्रू इस पे फोर्स नहीं लगा रहा है। एंड देयर इज अ वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो होता क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पे इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई फोर्स x में है तो y में कभी एक्सेलरेशन नहीं दे सकता, कोई फोर्स y में है तो कभी x में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, सो वेक्टर की बड़ी खास बात कि 90 डिग्री पे एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखता। इसका मतलब जब आप हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की बात करोगे तो वर्टिकल फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप वर्टिकल इक्विलिब्रियम या वर्टिकल एक्सेलरेशन की बात करोगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स से फर्क नहीं पड़ता। सो 90 डिग्री पे वेक्टर्स जो है इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, दूसरे से मतलब नहीं रखते। इसलिए यदि हमको F1 निकालना हो और F दिया हो और दोनों डस्टर साथ साथ जा रहे हैं, लेट अस से अननोन एक्सेलरेशन A से, लेट अस से अननोन एक्सेलरेशन A से, A इज नॉट नोन, A मालूम नहीं है, तब इस पे वर्टिकल की चिंता नहीं करते, केवल हॉरिजॉन्टल की चिंता कर रहे हैं। तो बताओ इस पे अनबैलेंस फोर्स बताओ। F1 मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम बताओ m2 मल्टीप्लाइड बाई इस एक्सेलरेशन बोलो A। अब इसको कंसीडर करो ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या दोनों साथ साथ जा रहे हैं? यस। विल दे हैव द सेम कॉमन एक्सेलरेशन? यस। तो इस पे अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स बोलो, यदि आगे एक्सेलरेटेड है तो F जरूर F1 से ज्यादा होगा। तो F माइनस F1 मस्ट बी इक्वल टू m2 इंटू A। नाउ देयर आर टू इक्वेशंस, m1 इंटू A, मास ऑफ सिस्टम इज m1, सी इट। तो मेरे बच्चे अपने पास दो इक्वेशन है, इसे दो अननोन निकाल लेंगे। सो इफ F इज नोन, m1 m2 आर नोन, A and F1 कैन बी कैलकुलेटेड। मन करता है कैलकुलेट करने का तो कर लो, बड़ा अच्छा होता है, दोनों को ऐड कर दो। सो F1 गेट्स कैंसिल, तो F इक्वल्स हो जाएगा बोलो m1 प्लस m2 इंटू A। यहां से आप A का वैल्यू निकाल लो, तो A इक्वल्स हो जाएगा F अपॉन m1 प्लस m2। अब आप यहां पे पुट कर दो, यहां पे A का वैल्यू, सो वी गेट द F1 and F1 how much you are getting? m2 into acceleration, acceleration यहां से पुट करो, F upon m1 plus m2। so this is the magnitude of force acting on the duster B। अब आपसे पूछा जाए कि डस्टर A ने डस्टर B पे कितना लगाया, तो बोलोगे इतना लगाया, और किधर लगाया? आगे। और यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए डस्टर B ने डस्टर A पे कितना लगाया, तो बोलोगे उतना ही लगाया, लेकिन जस्ट पीछे। तो जब भी फोर्स की बात होगी तो कुछ बातें आएंगी कि ये फोर्स किसने लगाया,
किस पे लगा, कितना लगा और किस डायरेक्शन में एक्ट किया. सो व्हेन यू टॉक द फोर्स, समथिंग इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड, दैट इज हु हैज अप्लाइड द फोर्स, on which body this is acting, at which point it is acting, and what is the magnitude of the force, and what is the direction of the force. तो फोर्स की जब भी होती है तो बात होती है किसने लगाया, किस पे लगा, कितना लगा और किधर लगा. किसने लगाया, किस पे लगा, कितना लगा और किधर लगा. और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो किस पॉइंट पे लगा. जब हम लोग रिजिड बॉडी का, फाइनाइट बॉडी का मोशन का स्टडी करेंगे तो इतने की आवश्यकता होगी. किसने लगाया, किस पे लगा, कितना लगा, किधर लगा, कहां लगा. ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो बच्चों, ऐसा करता हूं कि ऐसे इसको धक्का देता हूं. तो मैंने इस बोर्ड को धक्का दिया, पुश किया किधर, आगे. तो बोलो बच्चे, मैंने इस डस्टर को, सॉरी, इस बोर्ड को किधर पुश किया, ग्रीन बोर्ड को आगे. तो क्या एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ये जो बोर्ड है मुझे छोड़ देगा? नहीं, तो वो भी मुझे धक्का कर देगा किधर, पीछे. तो फिर से सुनो, मैंने इसको पुश किया आगे, तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ वो भी मुझे पुश करेगा किधर, पीछे. और मैं इस बोर्ड को और अपने को एक फैमिली का मेंबर ना मानूं, अलग अलग सिस्टम मानूं. एक सिस्टम है तो दूसरा सराउंडिंग, फिर दूसरा सिस्टम है तो फिर अलग अलग सराउंडिंग. तो यदि अलग अलग सिस्टम लूं तो क्या ये दोनों फोर्स कैंसिल कर जाएंगे? जो मैंने इसको धक्का दिया आगे और ये मुझे धक्का दिया किधर, न्यूटन थर्ड लॉ से, उतने ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से किधर, पीछे. विल दे कैंसिल ईच अदर इफ आई कंसीडर माई सेल्फ एंड दिस बोर्ड नॉट ए सिंगल सिस्टम, नॉट ए पार्ट ऑफ सिंगल फैमिली. ठीक है, देन विल दे कैंसिल? नो. तो सवाल उठता है, जब कैंसिल नहीं करेगा तो मुझ पे एक फोर्स लग गया किधर, इसको पीछे बोलते हैं. तो मुझ पे ये बोर्ड ने धक्का दे दिया किधर, पीछे. तो मुझे किधर एक्सलेट कर जाना चाहिए बच्चों, पीछे. अब बताइए, क्या मैंने धक्का दिया आगे तो मुझे धक्का दिया पीछे, तो मुझे किधर एक्सलेट करना चाहिए, पीछे. क्या मैं पीछे एक्सलेट कर रहा हूं? क्या मैं पीछे एक्सलेट कर रहा हूं? तो आप इमेजिन, अब बताइए मैं पीछे एक्सलेट क्यों नहीं कर रहा हूं? समझ गए? क्योंकि मुझ पे और भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. कैन यू इमेजिन कि कौन सा फोर्स है जो हॉरिजॉन्टली हमको इक्विलिब्रियम में रखे हुए है? अप्लाइड बाय दिस सरफेस. ये सरफेस लगा रहा है बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन, बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन. और यदि मैं इक्विलिब्रियम में हूं तो फ्रिक्शन उतना ही लग रहा है जिससे कि मैं इक्विलिब्रियम में रह जाऊंगा. और ये सरफेस फ्रिक्शन नहीं होता सफिशिएंट, तो मैं इसको धक्का देता आगे तो जरूर मैं चला जाता पीछे. न विश्वास हो तो तुम अपने घर जाना. ठीक, घर में 1-8 लीटर कोई तेल रखा हो, ऑयल रखा हो, उसको फ्लोर पे डाल देना और थोड़ा एक्सरसाइज करके और तुम धक्का देना वॉल को आगे. देखना तुम सरक जाओगे पीछे और तेरा मुंह टूट जाएगा. ऐसा करना मत. ठीक है, इसका मतलब यदि दोनों को अलग अलग मेंबर लिया तो फोर्स कैंसिल नहीं किए. तो जब इसका मतलब कि मुझे जब ये सरफेस रफ था तो ये सरफेस बाय मींस ऑफ फ्रिक्शन, बाय अप्लाइंग रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स, मुझे इक्विलिब्रियम में रख लिया. ये बात समझ में आई? तो जब तक किसी सिस्टम पे सारे एक्सटर्नल फोर्स नहीं देख लेते तब तक उसका मोशन डिसाइड नहीं कर पाते. जैसे बच्चों एग्जाम्पल है क्लास 10th का, और बहुत फेमस एग्जाम्पल होता है हॉर्स और कार्ट सिस्टम का, है ना. और यूजुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं क्लास 9th में, और बहुत कंफ्यूजन होता है यार, बहुत कंफ्यूजन होता है. ठीक है, और पूछता है मेरे बच्चों कि सर बताइए कि यदि हॉर्स कार्ट को जिस फोर्स से आगे खींच रहा है, तो एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ कार्ट भी हॉर्स को
उसी फोर्स से बोलो पीछे खींच रहा है, तो फिर दोनों आगे कैसे जा रहे हैं? आप कहोगे सर दोनों को हम सिंगल बॉडी ले लिए तब तो ये कैंसिल कर जाएंगे। यस, तो आपको जवाब देना है कि आखिर ये दोनों आगे कैसे जा रहे हैं। दोनों को अलग अलग बॉडी लिए तो मुझ जो हॉर्स पे फोर्स लग रहा है वो पीछे लग रहा है, तो हॉर्स को पीछे जाना चाहिए न कि आगे। दोनों मिला के सिंगल लेते हैं तो दोनों फोर्स को कैंसिल करना चाहिए, और दोनों को अलग अलग मेंबर मानते हैं फैमिली के, अलग अलग फैमिली के, एक सिस्टम का हिस्सा नहीं लेते, तो दोनों फोर्स कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो हॉर्स पे कार्ट ने किधर फोर्स लगा दिया? पीछे। क्यों? क्योंकि हॉर्स ने कार्ट पे किधर लगाया था? आगे। तो भैया जब हॉर्स पे पीछे लग गया तो हॉर्स को तो पीछे जाना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हो कि हॉर्स पे और भी फोर्सेस हैं। तो कैसे फोर्सेस हैं? यदि हॉर्स को आगे जाना होता है तो जो उसका फुट होता है उसे सरफेस को पीछे की तरफ पुश करता है, तो पीछे से पुश करता है। बेसिकली जो पीछे वाला पैर होते हैं, लेग होता है, उससे जमीन को पीछे की तरफ धक्का देता है, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में उसका जो फुट है, लेग है, वो पीछे सरकना चाहता है, और सरफेस यदि सफिशिएंटली रफ है तो उसको सरकने नहीं देता, उस पर फ्रिक्शन लग जाता है आगे, वही फ्रिक्शन अल्टीमेटली इसको आगे एक्सेलरेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्ट हो, जरा हॉर्स का जो डायग्राम है वो मैं बहुत ही खराब बनाऊंगा, ठीक है, बहुत ही विचित्र बनाऊंगा, या आप चाहते हो कि मैं थोड़ा अच्छा बना दूं, ठीक है, तो थोड़ा इंतजार करो। तो देखो बच्चों, ये हॉर्स कार्ट सिस्टम है, जैसा भी हॉर्स बना, ठीक है तो अपना। तो यूजुअल क्लास 9th में जो क्वेश्चंस आते हैं, जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मेरे भी दिमाग में आता है, सभी बच्चों को में आता है कि सवाल यही है कि हॉर्स कार्ट को जिस फोर्स से आगे पुल कर रहा है, खींच रहा है, कार्ट भी हॉर्स को उसी फोर्स से, बोलो किधर खींच रहा है? पीछे। तो सवाल उठता है कि यदि मैं दोनों को अलग अलग सिस्टम ले लूं, दोनों को अलग अलग सिस्टम ले लूं, यहां से काट दूं, दोनों को अलग अलग सिस्टम ले लूं और यहां से काट दूं, तो मान लीजिए हॉर्स ने कार्ट को आगे पुल किया, लेट दैट पुलिंग फोर्स इज टी। तो बच्चे बताओ ये टी किसने लगाया? हॉर्स ने। किस पे? कार्ट पे। छोड़ देगा तो कार्ट भी हॉर्स को पुल करेगा, किधर? पीछे। पीछे बच्चों। तो ये समझ लो, ये वाला टी किस पे एक्ट किया? कार्ट पे, अप्लाइड बाय हॉर्स। और ये वाला टी किस पे एक्ट किया मेरे बच्चों? हॉर्स पे, अप्लाइड बाय कार्ट। तो मैं केवल हॉर्स की चिंता करूं, कार्ट की चिंता न करूं, कार्ट को सराउंडिंग मानूं, तो इस टी के कारण इस हॉर्स को तो पीछे जाना चाहिए। आखिर ये आगे कैसे जाता है? क्योंकि इस पे और भी फोर्सेस लगेंगे। कैसे? देखो, एक तो इसका जो वेट होगा, अर्थ लगाएगा mg, और ये जो भी लेग सपोर्ट है सब मिला जुला के एक N1 लगा देगा ऊपर, और ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये सारे लेग के सपोर्ट के कारण फोर्स है। अरे भैया, तो ये तो पहले बताओ कि ये टी के कारण ये हॉर्स पीछे क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इस हॉर्स पे और भी एक्सटर्नल फोर्स है। तो यूजुअली क्या होता है कि आगे वाला तो लेग बहुत हेल्प नहीं करता, पीछे वाले लेग से हॉर्स को जब आप वो लोग को पहले मारते हैं, उसको अच्छा नहीं करते। तो अब इस तरह का तो बहुत कम रह गया बनारस वगैरह में, वाराणसी वगैरह में
कहीं कहीं आपको दिख जाएगा कभी कभी, है ना। तो टमटम भी इसको कहते हैं लोग, पहले काफी यूज होता था, ठीक है। तो अब इसमें है क्या कि ये आगे जाने के लिए ये जो लेग दिख रहा है, उस लेग से जमीन को पुश करता है किधर, पीछे। तो जो ही जमीन को पुश करता है पीछे, तो इसका लेग सरकना चाहता है पीछे। तो ये सरफेस रफ है, तो रफ होने के कारण इसको सरकने नहीं देता और ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन लगा देता है आगे, F1। और ये F1 जिस समय T से ज्यादा हो जाएगा तो ये हॉर्स आगे एक्सेलरेट कर जाएगा। अब इसकी चिंता करो, ऐसे mg लगेगा, ऐसे n2 लगेगा, और रेस्ट से दोनों पहिया जब आगे सरकना चाहेगा तो फ्रिक्शन दोनों पे मिला के F2 लग जाएगा। ये अब है क्या यूजुअली कि ये पहिए का जो ये सर्कुलर शेप है वो मदद करता है, आगे बढ़ाएंगे तुमको, वो मदद करता है कि ये बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता। तो ये जो सर्कुलर शेप है पहिए का जब इन्वेंशन हुआ तो पहली बार कम्युनिकेशन फास्ट हुआ, तो पहिए का यूज से लोगों का जीवन बदल गया। तो ये पहिए का जो सर्कुलर शेप है वो आगे आप पढ़ाई करोगे, उसकी मदद से ये जो रोकने वाला फ्रिक्शन है वो बहुत कम डेवलप होता है। तो जो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अच्छा ये एक्सेलरेट कैसे करेगा जब F1 ग्रेटर देन T हो जाए, और ये कैसे एक्सेलरेट करेगा आगे जब ये F1 T से ज्यादा हो जाए और ये T F2 से ज्यादा हो जाए। इसका मतलब जरूरी है कि ये सिस्टम एज होल तभी आगे जाएगा जब F1 ग्रेटर देन F2 होगा। इसका मतलब हॉर्स मजबूत होना चाहिए, मसल पावर उसमें होना चाहिए, और जिससे कि इतना फ्रिक्शन मोबिलाइज करा दे पुश करके कि F1 इस F2 से एक्सीड हो जाए। ऑल्दो F2 बहुत ज्यादा नहीं हो पाता और संभव हो पाया इसके सर्कुलर शेप के कारण। यही इसको जो फ्लैट कर दे, इस तरह का पहिया ऐसे रखे, ऐसे सरकने वाला लगा दें, ये व्हील ऐसा सरकने वाला, तो ज्यादातर हॉर्स उसको पुल नहीं कर पाएगा। अब आप देखते होंगे कभी कभी हॉर्स जो है इज अनेबल टू पुल, खास करके कुछ वजनदार लोग जब इस पर बैठ जाते हैं और वह हॉर्स थोड़ा कमजोर हो, बीमार हो, तो टमटम वाले उसको खूब मारते हैं, अच्छा नहीं करते, और उसके बावजूद भी वो इसको सिस्टम को आगे एक्सेलरेट नहीं कर पाता। बोलो क्यों? बिकॉज दैट इज अनेबल टू डेवलप द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन F1 सो दैट इट एक्सीड्स F2। अब कहोगे सर F2 ज्यादा हो जाएगा तो ये पीछे नहीं चल देगा, तो F2 बड़ा चालाक है, कभी F1 से ज्यादा होगा ही नहीं, या तो बराबर होगा या तो कम होगा। फ्रिक्शन बहुत पढ़ा लिखा चीज होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, जैसे कि रिलेटिव मोशन ना हो, जैसे कि रिलेटिव मोशन ना हो, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो आई होप अब आपसे कोई पूछे कि ये एक्शन है तो ये क्या बताओ, या ये एक्शन है तो ये क्या बताओगे, तो बोलोगे कुछ नहीं है। ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन सरफेस पे लगा होगा, अब सरफेस का जो हाल होगा वो हाल होगा। ये एक्शन है तो इसका रिएक्शन सरफेस पे लगा होगा, उसका जो हाल होगा उसकी चिंता नहीं। ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते, लेकिन क्या ये दोनों हैं? बिल्कुल एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप एक्शन रिएक्शन पेयर समझ गए हो। जैसे एक एग्जाम्पल लें अपने बच्चों के लिए, एक एग्जाम्पल लें अपने बच्चों के लिए।
कि ये प्लास्टिक का टेबल है, भारी टेबल नहीं लेते यार हम, और ऐसे सपोर्ट कर रहा है, और ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं। आई होप इट इज विजिबल। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं मैं, तो एक ऐसा सराउंडिंग बताओ जो फील्ड कॉन्टैक्ट के थ्रू फोर्स लगाएगा, दैट इज अर्थ, हाउ मच, mg। क्या इसका किसी के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी है? यस। किसके साथ? सरफेस ऑफ टेबल। तो सरफेस ऑफ टेबल इसको पुश किया लेटर से विद फोर्स n1 या n। और कोई इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फील्ड कॉन्टैक्ट में है? नहीं। तो इसका ये क्या कंप्लीट हो गया? फ्री बॉडी डायग्राम। मेरे बच्चे बताओ, ये तो नहीं कह सकते कि इन दोनों में कौन एक्शन और कौन रिएक्शन है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ये एक्शन है तो तुम इसको क्या बताओगे? उसका रिएक्शन। और यदि मैं पूछूं ये एक्शन तो तुम इसको क्या बोलोगे? उसका रिएक्शन। और ऐसा बोलते हो तो एकदम गलत है, बहुत गड़बड़ है जी, बहुत खराब है। ये एक्शन रिएक्शन कभी एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं कर सकते, और जरूरी नहीं कि दो अलग अलग बॉडी पे जो फोर्सेस एक्ट करें वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर ही हो, ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूरी है कि यदि इफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी दे कैन नॉट बी एक्शन रिएक्शन पेयर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज इज ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेयर। लेकिन इतना तो निश्चित है कि एक ही पे एक्ट करेगा तो एक्शन रिएक्शन हो नहीं सकते। ये दोनों एक्शन रिएक्शन कभी नहीं हो सकते, ये और ये। देन व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द कहानी? द कहानी इज कि देखो ये mg किसने लगाया? अर्थ ने। किस पे? टेबल पे नहीं यार, ब्लॉक पे। कितना? mg। किधर? डाउनवर्ड। तो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ ब्लॉक भी अर्थ को पुल करेगा किधर? ऊपर। तब ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये है, दिस इज द स्टोरी। और एक बार बताएं, ये n किसने लगाया? टेबल ने। किस पे? ब्लॉक पे। कितना? n। किधर? ऊपर। तो जानते हो न्यूटन थर्ड लॉ यूज करके ये ब्लॉक भी टेबल पे फोर्स लगाएगा। कितना? n। किधर? नीचे। अब ये दोनों जो आपस में है, ये n और ये n आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है, नॉट दे आर एक्शन रिएक्शन पेयर। अच्छा ये बताओ बच्चे, इस n के कारण ये टेबल तो नीचे एक्सलेट कर जाएगा, तो आप कहोगे जरूरी नहीं है, इस पे और भी सराउंडिंग ये सपोर्ट वगैरह जो है फोर्स लगाएंगे। तो आप सारे एक्सटर्नल फोर्स इस पे दिखाए नहीं, तो आप इसके मोशन की चर्चा मत करो। क्या तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने बैठे हो? नहीं। तो इसी चिंता छोड़ो यार, इसी चिंता छोड़ो। तो आई होप कि आपका एक्शन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कुछ सीखे होंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।